स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंपनी के मीनिंग को डिस्कस किया था। आई होप आपको कंपनी का मीनिंग क्लियर होगा। तो आज हम करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। क्या करेंगे हम? फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो जो चीजें हमने कंपनी के मीनिंग में डिस्कस की थी वही सब कंपनी की क्या है, विशेषताएं हैं। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं। पहला बताया है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या बताया? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। यहाँ पर कंपनी की दो विशेषताएं एक साथ बता दी। पहला तो क्या, कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि जिसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है अंडर एनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, कानून के द्वारा इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनकॉर्पोरेट मतलब स्थापित किया जाता है। और क्या है ये? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी कि कुछ पर्संस मिल करके कंपनी को क्या करेंगे? चलाएंगे। कोई एक पर्सन कंपनी नहीं चला सकता। एसोसिएशन मतलब आप ग्रुप को भी बोल सकते हो कि कोई एक पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। अगर एक पर्सन है और वो कहे कि मेरी कंपनी है, तो नहीं, वो कंपनी नहीं होगी। ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही तब होता है या तो कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स हों या फिर कम से कम 7 मेंबर्स हो। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरा होती है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए किसी कंपनी को बनाने के लिए, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होने चाहिए कंपनी को बनाने के लिए। तो क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे इनकॉर्पोरेट किया गया हो, स्थापित किया गया हो, किसके द्वारा? कानून के द्वारा। और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जहां पर एक से ज्यादा पर्संस मिल करके भी लीगली काम कर रहे हो, किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कृत्रिम व्यक्ति है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया है? कानून के द्वारा बनाया गया है। किसकी, किस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है कंपनी? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इस कंपनी को, यानी कि किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाता है, और इसलिए हम कंपनी को क्या मान लेते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मान लेते हैं। यानी कि कोई भी काम है कंपनी अपना खुद करेगी। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर कंपनी को कोई भी डील करनी है तो कंपनी को किसी से सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं है, या कंपनी को डॉक्यूमेंट्स पे उन डॉक्यूमेंट्स पे किसी और की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। कंपनी के खुद के सिग्नेचर होंगे, जिसे हम कंपनी की क्या बोलते हैं? कॉमन सील बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की क्या है? सेपरेट, यानी कि अलग लीगल एंटिटी है, अपनी कानूनी पहचान है। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था कि बहुत सारे क्या होते हैं कंपनी के? इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। कंपनी की जो पहचान है, कंपनी की जो आइडेंटिटी है, वो इन्वेस्टर से क्या है? अलग है, क्योंकि कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है और इन सब की पहचान क्या है? अलग है। यानी कि हम ये पढ़ते थे ना कि अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाए तो इन इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं होगा। कोई लेना देना नहीं है मतलब ये कंपनी अलग है और ये जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर ओनर्स हैं ये अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल बोलते हैं लगातार, सक्सेशन मतलब कड़ी को भी बोल देते हैं, चेन को बोल देते हैं, कि लगातार चलने वाली है कंपनी। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि क्या है कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा होगा? स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो यही चीजें बोल रहे हैं कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। इसके लिए एक लाइन बोली जाती है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, और कंपनी विल गो फॉर एवर, बट द कंपनी विल गो फॉर एवर। मेंबर्स आते रहे कि मेंबर्स जाते रहे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी लगातार चलती चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, एक दो आ जाए एक दो चले जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंपनी कॉन्टिन्यूसली चलती चली जाती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इस पॉइंट के लिए कि कंपनी जब एक बार अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे तो वो लंबे समय तक अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रखती है। लिमिटेड लायबिलिटी, अब जो कंपनी के मेंबर्स हैं या फिर जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में कैपिटल लगाई है, उनकी जो लायबिलिटी है वो कैसी होगी? लिमिटेड होगी।
यानी कि अगर किसी पर्सन ने 100 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल कितने देने बन उसको कंपनी को 1000 रुपए देने बनते थे। सोचिए अगर वो 900 रुपए दे चुका है और इस टाइम पर कंपनी का दिवालिया निकल गया तो कंपनी इस पर्सन से कितने रुपए और ले सकती है? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए और ले सकती है, उसके अलावा कंपनी 1 रुपया भी नहीं ले सकती। दूसरा केस है, अगर इसने कंपनी को पूरे के पूरे 1000 रुपए दे दिए होते तो कंपनी इस पर्सन से 1 भी रुपया और नहीं मंगवा सकती थी। यानी कि कंपनी की जो पर्सन की लायबिलिटी है, जो दायित्व है इनका, वो सीमित है कहाँ तक? जहां तक उन्होंने पैसे देने बनते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कंपनी की अपनी क्या है? कॉमन सील है। अब इन्होंने बोला कंपनी पर्सन है और कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद हाथ चला के तो किसी तरह की सिग्नेचर कर नहीं सकती। सिग्नेचर करने का मतलब क्या है? क्यों किसी की सिग्नेचर कराए जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट पर? जब आपका एग्रीमेंट या फिर मतलब आप एग्री हो कि हाँ ये हो जाने दो, या फिर जैसे कि आपके एडमिशन फॉर्म पे अगर आपके स्टूडेंट के साइन कराए जाते हैं या पेरेंट्स के साइन कराए जाते हैं तो पेरेंट्स एग्री हैं स्कूल में पढ़ाने को, स्टूडेंट्स भी एग्री हैं स्कूल में पढ़ने को, यही मतलब है और तो कोई मतलब नहीं है। जब हम ये दर्शाते हैं कि हाँ वी आर रेडी, मतलब हामी भरवाने के लिए कि हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, जो बोला गया वो सही बोला गया। तो कंपनी नेचुरल पर्सन तो नहीं है हमारी तरह जो अपने सिग्नेचर करके अपनी जो एग्रीमेंट है या जो अपनी विलिंगनेस है वो बताएगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी की क्या बना दी गई है? कॉमन सील बना दी गई है। ये क्या है कंपनी के? मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखना, ये क्या होते हैं? कंपनी के सिग्नेचर होते हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पर कंपनी के सिग्नेचर हैं तो वहां पर कंपनी की कॉमन सील यानी कि कंपनी की जो मोहर है वो लगा दी जाएगी। 7th इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर मतलब कि शेयर का लेन देन किया जा सकता है, शेयर्स को परचेज भी किया जा सकता है, शेयर्स को सेल भी किया जा सकता है। अब ये पर्सन है ए जिसने कंपनी के कितने शेयर खरीद रखे थे? 100 शेयर, और कंपनी में पैसा कितना लगा रखा था? 1000 रुपए इसने कंपनी में लगा रखे थे। अब ये पर्सन अगर अपने पैसे वापिस लेना चाहे तो अपने शेयर्स आगे बी को क्या कर सकता है? बेच सकता है। यानी कि सीधी भाषा में बोले तो ए बी को अपने जो शेयर्स है वो सेल कर सकता है, यानी कि शेयर्स कैन बी सोल्ड, एंड बी जो है वो शेयर्स परचेज कर सकता है, यानी कि शेयर्स कैन बी परचेज। जो शेयर्स है इजीली परचेज किए जा सकते हैं, सेल भी किए जा सकते हैं, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ए को किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं बी को अपने शेयर सेल कर दूं। हालांकि पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर, जैसे ए और बी को यहाँ पर अब पार्टनर्स बना देते हैं, अगर कोई पार्टनर ए अपनी जगह पर एक पर्सन बी को एज अ पार्टनर लेकर आना चाहता है तो ए अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता था। याद होगा आपको, ए को सभी पार्टनर से, सभी अदर पार्टनर से पूछना पड़ेगा, अगर वो एग्री करते हैं तभी बी एज अ पार्टनर आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। अब यहाँ पर फर्क क्या है कि ए को अगर अपने शेयर सेल करने हैं बी को, तो ए को किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपने जो शेयर्स हैं वो बी को बेच देगा और बी के नाम अपने शेयर्स कर देगा, बस। उसके अलावा उससे किसी से पूछने, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ये चीज हमने पढ़ी थी। सेपरेशन मतलब अलग है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग है, ऑनर्स अलग है, मैनेजर्स अलग है। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि कंपनी के कितने इन्वेस्टर्स हमने पढ़े थे कि मान ले अगर कंपनी के 100 इन्वेस्टर्स है, 100 लोगों ने पैसा डाल रखा है कंपनी में। अब ये 100 लोग मिलकर के अगर कंपनी को मैनेज करने लगे, कंपनी को चलाने लगे, तो क्या होगा? कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा या कंपनी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 100 लोग एक साथ मिलकर एक ही थिंकिंग में काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हम लगा लीजिए 4 मेंबर्स हैं, 4 लोग हैं ए बी सी डी, 100 इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन क्या बन जाएगा? मान लीजिए सबसे ज्यादा वोट मिले बी को, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएगा, जो कि कंपनी को मैनेज करेगा इन 100 लोगों के बिहाफ पर। अब ये 100 लोग कंपनी को मैनेज नहीं करेंगे, इन 100 लोगों के द्वारा चुना गया एक पर्सन कंपनी को क्या करेगा? मैनेज करेगा। अब जैसे हम देश की सभी जनता मिलकर तो देश नहीं संभालते, हम सभी जनता के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति देश को संभाल रहा है। इसी तरह से
सभी इन्वेस्टर्स या सभी ओनर्स कंपनी को नहीं चलाते हैं। इन इन्वेस्टर्स के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति कंपनी को चलाएगा, जिससे नाम दे दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर है रिस्क बियरिंग। अब देखिए, अब इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, सबके हिस्से में रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा सारा रिस्क झेल रहा था बेचारा, पार्टनरशिप में चलो 2-4 लोगों में रिस्क बढ़ गया, और कंपनी में क्या होगा, इतने सारे ऑनर्स हैं तो सब में क्या हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। हालांकि कंपनी में रिस्क भी ज्यादा होता है। सोच के देखिए, अब सोल प्रोप्राइटरशिप है जहां पर एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस भी छोटे लेवल पर होगा, रिस्क भी कम होगा। फिर पार्टनरशिप की बात करते, चलो थोड़े बड़े लेवल पर हम बिजनेस करने लगे पार्टनरशिप में, तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के अगर मुकाबले हम देखें तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर कंपनी के मुकाबले देखें जहां पर करोड़ों की कैपिटल लगाई हुई होती है, तो वहां पर जो रिस्क है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो कि इन सभी इन्वेस्टर्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि रिस्क कैसे बढ़ जाता है, इनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, इनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, फिर रिस्क कैसे बढ़ेगा। अब देखिए, ये 100 लोगों ने पैसा लगाया, किसी ने ज्यादा लगाया, किसी ने थोड़ा लगाया, इनको अपने लगाए हुए पैसे के बदले क्या मिलेगा। सोचो मैं किसी कंपनी में पैसा लगाए बैठी हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कंपनी से कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाए उसका कुछ हिस्सा मुझे दे, क्योंकि मैं भी कंपनी की एक तरह से ओनर हूँ। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुए तो कंपनी कहाँ से मुझे प्रॉफिट का हिस्सा दे देगी, नहीं दे सकती। तो वो क्या है, हर एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। सोचो मैंने किसी कंपनी में 1 लाख लगा दिए और बहुत ही मुश्किल से कहीं ना कहीं से अरेंज करके मैंने 1 लाख रुपए अपनी लगा दी कंपनी में, और आगे से कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कंपनी को तो हर साल लॉसेस होते हैं, तो कहाँ से कंपनी मुझे पैसे दे देगी। तो मेरे उन लगाए हुए 1 लाख पर मुझे क्या रहता है, रिस्क रहता है। तो ये जो रिस्क है कि प्रॉफिट इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी इन्वेस्टर्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने कंपनी के बारे में कुछ चीजें पढ़ी जिन्हें हमने कंपनी के फीचर्स बोला, और ये चीजें हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके थे एज अ फीचर्स। अब हमने इनको डिस्कस किया। कंपनी का इनकॉर्पोरेट कराना है क्या, किस एक्ट के अंडर, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया है और जिसे ग्रुप ऑफ पर्संस संभाल रहे हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी क्या है, एक तरह का कृत्रिम व्यक्ति है जिसे अपने सारे डिसीजन खुद लेने हैं, और कंपनी अपने किए गए कामों का जिम्मेवार भी खुद ही होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की क्या है, एक अलग पहचान है, और परपेचुअल सक्सेशन चलती चली जाएगी कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 100 लोग चला रहे हैं, 100 में से अगर चले भी जाए, 20-30 भी चले जाए, 50 भी चले जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती चली जाएगी। कंपनी का जो बिजनेस है वो स्थायी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी है, अभी जो इन्वेस्टर्स, इनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कंपनी का दिवालिया निकलता है तो निकले, इन इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। कॉमन सील, कंपनी के अपने सिग्नेचर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स है उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है, उन्हें परचेज या फिर सेल किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, कंपनी की जो ऑनरशिप है वो मैनेजमेंट से सेपरेट होती है, अलग होती है। कंपनी के ओनर्स अलग है, मैनेजर्स अलग है। फिर से वही बात कि इन 100 लोगों के बिहार पर एक बंदा सारे बिजनेस को, सारी कंपनी को क्या करेगा, चलाएगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक पर्सन भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। रिस्क बियरिंग, अब कंपनी को, अब सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इनमें रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हर कोई इन्वेस्टर, अब देखिए कितना कितना पैसा लगा रहा है। 100 लोग कोई बराबर का पैसा तो नहीं लगा रहे, कोई पैसा ज्यादा लगाता है, कोई कम लगा रहा है। तो जितनी जिसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब जितना जितना कोई रिस्क ले सकता है उतना उतना हर कोई पैसा लगा देगा। बात यह है कि रिस्क सारे इन्वेस्टर्स में, सारे ओनर्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमने पढ़ी कंपनी के फीचर्स। आई होप आपको कंपनी का मीनिंग और कंपनी के फीचर्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और बात हमने डिस्कस करी थी कि कंपनी 2 तरह की होती है, मैं फिर से लिख देती हूँ। कंपनी 2 तरह की होती है, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और दूसरा क्या, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होने चाहिए। एक अकेला बंदा कंपनी नहीं बना सकता।
तो हमने कंपनी के फीचर्स कवर कर लिए, कंपनी का मीनिंग कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपनी के मैरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।